नमस्कार। आज हम हजारों साल पीछे चल रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो रेत और समय के नीचे दबी हुई थी, लेकिन जिसकी कहानी आज भी हमें चौंका देती है। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, या कह लीजिए हड़प्पा सभ्यता। नाम तो सुने ही होंगे, है ना? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, शायद स्कूल की किताबों में। बिल्कुल। पर आज हम सिर्फ तथ्य नहीं दोहराएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्राचीन सभ्यता थी वो वाकई कितनी असाधारण थी, कितनी उन्नत और हाँ, थोड़ी रहस्यमयी भी। सही बात है। ये मिस्र और मेसोपोटामिया के जमाने की सभ्यता थी, पर इसकी अपनी बिल्कुल अलग पहचान थी। तो चलिए मिलकर इस प्राचीन भारतीय महानगरों की क्या कहते हैं दुनिया की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किसी छोटे मोटे गांव की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ी शहरी संस्कृति की, जो आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बड़े बड़े हिस्सों में फैली थी। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का समय था। इतना विशाल क्षेत्र। हाँ, इसका पैमाना ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है कि भाई इतने बड़े इलाके में एक जैसी व्यवस्था, एक जैसा सिस्टम कैसे कायम रहा होगा। हाँ, पैमाना तो हैरत अंगेज है। और शहर भी तो कितने सारे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तो है ही हैं बड़े नाम। फिर गुजरात में धौलावीरा, लोथल, राजस्थान में कालीबंगन, हरियाणा में राखीगढ़ी, ये तो कुछ ही हैं। तो इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में ये जो शहर फैले थे, क्या इनमें सिर्फ नाम की समानता थी या कुछ और गहरा कनेक्शन था? यही तो बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इन शहरों में सिर्फ साइज की बात नहीं थी। उनकी बनावट, उनकी प्लानिंग में एक गजब की एक रूपता दिखती है। अच्छा। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी एक सेंट्रल आइडिया या प्लान के तहत इनको बसाया गया हो। अच्छा, तो ये जो शहरों की योजना, प्लानिंग की बात होती है, इसका असल मतलब क्या है? मतलब क्या खास था उसमें? सुनने में आता है सड़कें सीधी थीं, कोई ग्रिड पैटर्न था। बिल्कुल। आप सोचिए, आज भी कई शहरों में आपको बेतरतीब गलियां मिल जाती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन हजारों साल पहले सिंधु घाटी के शहरों में सड़कें एकदम सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर, मतलब राइट एंगल पर काटती थी। इसे ही ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये शहरी योजना का, अर्बन प्लानिंग का जबरदस्त उदाहरण है। ये बताता है कि शहर बसाने से पहले पूरा नक्शा, पूरा लेआउट तैयार किया गया था, और सिर्फ सड़कें ही नहीं। और क्या, मुझे कुछ याद आ रहा है, उनकी पानी की व्यवस्था के बारे में भी शायद कुछ खास था, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह। हाँ, उनका जो जल निकासी और सीवेज सिस्टम था, वो तो उस जमाने के हिसाब से एक चमत्कार ही लगता है। हर घर से गंदा पानी निकालने के लिए पक्की नालियां थीं। हर घर से? हाँ, लगभग हर घर से। और ये नालियां सड़क के किनारे बनी मुख्य बड़ी नालियों से जुड़ती थी। और कमाल की बात यह कि ये जो मेन नालियां थी ना, वो अक्सर ढकी भी होती थी। ढकी हुई उस जमाने में? जी हाँ, ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है। ये दिखाता है कि वो लोग पब्लिक हेल्थ और सफाई को लेकर कितने जागरूक थे, उनकी समझ कितनी गहरी थी। कई घरों में तो अपने पर्सनल कुएं और बाथरूम तक मिले हैं। पक्की ईंटों के घर, पर्सनल बाथरूम, ढकी हुई नालियां, ये तो सच में किसी मॉडर्न शहर जैसी बातें लग रही हैं। और वो ईंटें, वो भी तो स्टैंडर्डाइज थी, है ना? मतलब सब एक ही साइज की? ज्यादातर हाँ। पक्की ईंटों का इस्तेमाल और उनका एक निश्चित अनुपात में होना, जैसे 1:2:4 का रेशियो मिलता है अक्सर। अच्छा। ये दिखाता है कि कंस्ट्रक्शन के लिए नियम तय थे, स्टैंडर्ड्स थे। ये छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं कि ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड समाज था, जहां बड़े पैमाने पर प्लानिंग करने और उसे लागू करने की काबिलियत थी। शहरों ने अक्सर एक ऊंचा टीला या गढ़ होता था, सिटाडेल जिसे कहते हैं, शायद एडमिनिस्ट्रेटिव या धार्मिक कामों के लिए, और एक निचला शहर होता था जहां आम लोग रहते थे। ये भी शायद उनकी सामाजिक संरचना की तरफ इशारा करता है। भी चाहिए, क्या थी वो, किस चीज पर आधारित थी? क्या सिर्फ खेती बाड़ी? खेती तो देखिए नींव थी ही। वो गेहूं, जौ, मटर, तिल जैसी कई फसलें उगाते थे। लेकिन एक फसल है जो खासतौर पर ध्यान खींचती है, कपास। कॉटन। कपास उस जमाने में? हाँ, सिंधु घाटी के लोग दुनिया में कपास उगाने और उससे कपड़ा बनाने वाले शुरुआती लोगों में से थे। सोचिए, कपास आज भी इस पूरे रीजन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये तो वाकई बड़ी बात है। अच्छा, और खेती के अलावा आपने व्यापार का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, कृषि के साथ साथ व्यापार और शिल्प, मतलब ट्रेड और क्राफ्ट्स, उनकी इकोनॉमी के मजबूत पिलर थे। और ये व्यापार सिर्फ आसपास के गांवों तक ही नहीं था। अच्छा,
कहाँ तक था? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमें मेसोपोटामिया यानी आज का इराक जैसी दूर की सभ्यताओं में सिंधु घाटी में बनी चीजें मिली हैं, खासकर उनकी खास मोहरें, सील्स। मोहरें, वो जिन पे जानवरों की तस्वीरें और कुछ लिखा होता है, वो वाली? बिल्कुल वही। ये ज्यादातर चौकोर या आयताकार मोहरें होती थीं। सेलखड़ी मतलब स्टेटाइट पत्थर से बनी हुई, उन पर बैल, गैंडा, हाथी, बाघ जैसे जानवरों की आकृतियां होती थीं और उनकी वो रहस्यमय लिपि के कुछ अक्षर खुदे होते थे। ये मोहरें शायद सामान के बंडलों पर ठप्पा लगाने या ओनरशिप बताने के काम आती होंगी, भेजने वाले की पहचान के लिए। तो एक तरह की ब्रांडिंग कह सकते हैं। और मेसोपोटामिया में इन मोहरों का मिलना ये इस बात का पक्का सबूत है कि इन दो महान सभ्यताओं के बीच समुंदर के रास्ते से एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड होता था। कमाल है। ये सिर्फ चीजों का लेना देना नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था, लंबी दूरी का व्यापार तंत्र, जिसके लिए अच्छी नावें और शायद समुद्री रास्तों का ज्ञान भी जरूरी रहा होगा। मतलब हजारों साल पहले एक तरह का इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था, अपनी पहचान मोहरों के साथ। ये अद्भुत है। अच्छा, ये जो मोहरें मिली और दूसरी चीजें जैसे मिट्टी के बर्तन, वो मन के गहने, ये सब हमें उनके समाज, उनकी संस्कृति के बारे में क्या बताती हैं? देखिए, ये जो कलाकृतियां हैं, ये उनके कुशल कारीगरों का, उनके एस्थेटिक सेंस का प्रमाण है। मिट्टी के बर्तन अक्सर लाल रंग के होते थे, जिन पर काले रंग से डिजाइन बने होते थे। बड़े खूबसूरत। मन के बनाने में तो वो माहिर थे। तरह तरह के पत्थरों के मन के बनाते थे, जैसे कार्नेलियन, लैपिस लजूली। और सोने चांदी, सीप, मिट्टी तक के मन के मिले हैं। अच्छा। और खुदाई में बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं, छोटी छोटी बैलगाड़ियां, जानवरों की मूर्तियां, सीटियां। इनसे हमें उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की, उनके बच्चों के खेलने की चीजों की झलक मिलती है। और वो कुछ खास मूर्तियां भी तो हैं जिनका जिक्र बार बार आता है। एक वो डांसिंग गर्ल और हाँ बिल्कुल, दो मूर्तियां बहुत प्रसिद्ध हैं। एक मोहनजोदड़ो से मिली कांसे की बनी एक छोटी सी मूर्ति है, जिसे नर्तकी या डांसिंग गर्ल कहा जाता है। उसकी जो मुद्रा है, उसका आत्मविश्वास, वो आज भी देखने वालों को खींचता है। दूसरी सैलखड़ी पत्थर की बनी एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति है, जिसने शॉल ओढ़ रखी है। उसे अक्सर प्रीस्ट किंग या पुजारी राजा कहते हैं। पुजारी राजा। हालांकि ये नाम सिर्फ अंदाजे हैं, असल में वो कौन थे हमें पक्का नहीं पता। पर ये मूर्तियां हमें उनके आर्टिस्टिक लेवल और शायद उनके समाज के कुछ खास लोगों की झलक जरूर देती हैं। और हाँ, कई जगहों से मिट्टी की बनी छोटी छोटी औरत की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें अक्सर मातृदेवी या मदर गॉडेस कहा जाता है और फर्टिलिटी कल्ट से जोड़ा जाता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ऐसा लगता है जैसे हम उनकी दुनिया को बस बाहर से ही देख पा रहे हैं। मतलब उनकी सोच क्या थी, उनके विचार, वो समझना मुश्किल है, खासकर जब हम उनकी लिपि ही नहीं समझ पाए। बिल्कुल, ये सिंधु घाटी सभ्यता का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी लिपि, उनकी स्क्रिप्ट। हमें हजारों उदाहरण मिले हैं इसके, मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की छोटी पट्टिकाओं पर। हाँ। इसमें कई 100 अलग अलग चिन्ह हैं, जो तस्वीरों जैसे लगते हैं, पिक्टोग्राफिक जैसे। हम ये तो जानते हैं कि वो लिखते थे, शायद हिसाब रखते थे या शायद कुछ और जरूरी बातें दर्ज करते थे, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे ये हम आज तक पढ़ नहीं पाए। तो मतलब उनकी कहानियां, उनका ज्ञान, उनका अपना इतिहास, सब एक तरह से एक बंद दरवाजे के पीछे है। काफी हद तक, हाँ। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम उनके वर्ल्ड व्यू, उनकी फिलॉसफी या उनके रोज के सामाजिक जीवन के कितने जरूरी पहलुओं को पूरी तरह से मिस कर रहे हैं। उन सिंबल्स में कौन सी अनकही कहानियां बंद है। जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, उनकी दुनिया की पूरी तस्वीर बनाना, उनकी अपनी आवाज को सुनना, वो नामुमकिन सा है। ये इतिहास की लिमिटेशंस का एक बड़ा उदाहरण है। लिपि पढ़े बिना क्या हम उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में कुछ भी भरोसे से कह सकते हैं? आपने मातृदेवी का जिक्र किया, वो पुजारी राजा वाली मूर्ति और एक वो पशुपति वाली मोहर भी तो है। देखिए, भरोसे से कहना तो मुश्किल है। हम सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सबूतों के आधार पर अंदाजे लगा सकते हैं। जैसे मातृदेवी की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिली हैं, तो लगता है देवी पूजा का चलन रहा होगा। एक बहुत मशहूर मुहर है जिस पर एक व्यक्ति योग जैसी मुद्रा में बैठा है, सिर पर सींग जैसा मुकुट है और चारों तरफ जानवर हैं, हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा। कुछ स्कॉलर्स इसे शिव का शुरुआती रूप, प्रोटोशिव या पशुपति यानी जानवरों का स्वामी मानते हैं। लेकिन इस इंटरप्रिटेशन पर भी डिबेट है, सब सहमत नहीं है। अच्छा, क्या पेड़ों और जानवरों की भी पूजा होती थी? ऐसा लगता है। मोहरों पर पीपल के पेड़ का और कई जानवरों का अंकन बहुत कॉमन है।
तो शायद इनका कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। नेचर वर्शिप, प्रकृति पूजा का चलन जरूर रहा होगा। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह यहाँ बड़े भव्य मंदिर या महल जैसे स्ट्रक्चर का कोई साफ सबूत नहीं मिला है। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी थी, मंदिर नहीं मिले। हाँ, कुछ जगहों पर जैसे कालीबंगन और लोथल में कुछ ऊंची वेदियां जरूर मिली हैं, जिन्हें अग्निवेदी या फायर ऑल्टर माना जाता है। तो शायद किसी तरह के हवन या अनुष्ठान होते होंगे, लेकिन उनकी धार्मिक प्रथाएं शायद इन दूसरी सभ्यताओं से कुछ अलग थीं। ये दिलचस्प है कि मंदिर नहीं मिले, शायद उनका समाज अलग तरह से ऑर्गेनाइज्ड था। आपने संगठन की बात की, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो सिर्फ प्लानिंग और ट्रेड में ही आगे थे? नहीं, उनकी तकनीकी कुशलता भी काफी प्रभावशाली थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो उनकी स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स की प्रणाली देखिए, बाट और माप। हाँ, वो बाट मिले हैं। बिल्कुल, व्यापार और निर्माण के लिए ये कितना जरूरी रहा होगा। सोचिए, इतने बड़े इलाके में वजन के लिए एक जैसे बाट इस्तेमाल होते थे, जो अक्सर चर्ट पत्थर के बने होते थे, क्यूबिकल शेप में। ये एक बेहद उन्नत और संगठित समाज को दिखाता है। सही बात है। और क्या तकनीकी कमाल थे उनके पास? मेटलर्जी मतलब धातु विज्ञान में वो कुशल थे। तांबा और कांसा, जो तांबा और टिन मिलाकर बनता है, उसका इस्तेमाल औजार, बर्तन, मूर्तियां बनाने के लिए होता था। मनके बनाने की उनकी तकनीक तो कमाल की थी। खासकर वो कार्नेलियन पत्थर के लंबे वाले मनके बनाना, वो एक जटिल प्रोसेस था। और हाँ, जहाज निर्माण। अच्छा, शिप बिल्डिंग भी? हाँ, गुजरात के लोथल में एक बड़ी संरचना मिली है, जिसे कई आर्कियोलॉजिस्ट एक गोदी या डॉकयार्ड मानते हैं। अगर ये सच है, तो ये उनके समुद्री व्यापार और नाव बनाने की कला में महारत का पक्का सबूत है। सुनियोजित शहर, दूर तक फैला व्यापार, स्टैंडर्ड माप, उन्नत तकनीक, अपनी लिपि। ऐसा लगता है ये सभ्यता तो बस हमेशा यूं ही चलती रहती, लेकिन फिर लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसका पतन हो गया। ये कैसे हुआ? क्या ये भी एक रहस्य है? हाँ, पतन के जो सटीक कारण हैं, उन पर विद्वानों में पूरी सहमति नहीं है, और ये भी एक पहेली जैसा ही है। कोई एक सिंगल कारण शायद नहीं था। लगता है कई चीजों का मिला-जुला असर रहा होगा। जैसे कि? एक प्रमुख थियरी है क्लाइमेट चेंज की। माना जाता है कि मॉनसून का पैटर्न बदला, सरस्वती नदी या घग्गर हकरा नदी, जिसके किनारे बहुत सी बस्तियां थीं, वो धीरे धीरे सूखने लगी। अब नदी सूख जाए तो खेती पर तो विनाशकारी असर पड़ेगा ही। हाँ, नदी का सूख जाना तो किसी भी सभ्यता की जीवन रेखा काटने जैसा है। और क्या संभावनाएं हैं? कुछ विद्वान मानते हैं कि लगातार बाढ़ आती थी, खासकर मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में इसके सबूत हैं। या भूकंपों ने भी शायद भूमिका निभाई हो। मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड था, उसमें गिरावट आई। इसने भी शायद उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया हो। एक जमाना था जब बाहरी आक्रमण, खासकर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत बहुत माना जाता था। हाँ, वो थ्योरी तो सुनी है। लेकिन अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसके कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है, या कम से कम ये मुख्य कारण नहीं था। शायद ये पतन अचानक नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ। शहर उजड़ने लगे, लोग शायद पूर्व और दक्षिण की तरफ छोटे गांवों में जाकर बस गए। तो मतलब जैसे उनका उदय प्रभावशाली था, उनका अंत उतना ही धुंधला और जटिल है। खैर, इस पूरी बातचीत से सभ्यता की सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? इसका निचोड़ क्या है? व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें दिखाती है कि प्राचीन भारत दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे उन्नत शहरी संस्कृतियों में से एक का घर था। ये सिर्फ मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन नहीं थी, बल्कि कई मामलों में, जैसे अर्बन प्लानिंग और सैनिटेशन सिस्टम, शायद उनसे आगे भी थी। सही। और उनके वो सुनियोजित शहर, वो स्टैंडर्डाइज्ड माप प्रणाली, दूर दराज तक फैला ट्रेड नेटवर्क, उनकी तकनीकी कुशलता और उनकी अपनी अनोखी लिपि, ये सब एक ऐसी महान सभ्यता के प्रमाण हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की नींव रखी। ये सिर्फ अतीत का एक चैप्टर नहीं है, ये भारत की प्राचीन इंजीनियरिंग, संगठन क्षमता और सांस्कृतिक गहराई का प्रतीक है। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित, कितनी व्यवस्थित और हाँ, कितनी रहस्यमय थी। सुनियोजित शहर जो आज भी हमें प्रेरणा देते हैं, अनोखी कलाकृतियां जो उनकी कहानी कहती हैं, एक लिपि जो आज भी खामोश है, और एक पतन जिसके कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। और अंत में एक विचार छोड़ने के लिए, जरा सोचिए,
अगर कल हम उनकी लिपि को पढ़ पाते हैं तो इतिहास कैसे बदल सकता है। उन मोहरों और पट्टिकाओं में शायद उनके राजाओं के नाम हों, उनके देवताओं की कहानियां हों, उनकी कविताएं या उनके कानून लिखे हों। वो अपने बारे में, अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचते थे, ये जानने का मौका मिल सकता है। हाँ, ये तो बड़ी बात होगी। ये संभावना ही हमें इतिहास की गहराई और उसकी अनसुलझी पहेलियों के प्रति और भी उत्सुक बनाती है। शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि हम कितना कुछ जानते हैं और कितना कुछ जानना अभी बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।